नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नदी के कार्य, नदी के अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कार्य। नदी उद्गम से लेकर मुहाने तक अपने कार्यों को किस प्रकार से संपन्न करती है, आज हम ये जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नदी के कार्य। नदी धरातल पर अपर्दन का सबसे बड़ा साधन है। वर्षा का जल ढाल के अनुरूप बहकर नदी नालों में चला जाता है। हिम पिघलने से भी नदियों को जल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार नदी का उद्गम किसी हिमनद के अग्रभाग से, जल स्रोत से, दलदल से, वर्षा जल से या झील से होता है। शुरू में नदी एक छोटी सी धारा होती है। अनेक छोटी छोटी धाराओं का जल मिलकर एक नदिका बनती है। फिर कई नदिकाएं मिलकर एक बड़ी नदी बनती है और ये बड़ी नदी या मुख्य नदी अनेक सहायक नदियों का जल एकत्रित करके अपने बेसिन में प्रवाहित होते हुए अंत में सागर में गिर जाती है। उद्गम से लेकर मुहाने तक प्रत्येक नदी 3 प्रकार से कार्य करती है: अपर्दन कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण कार्य। तो आइए जानते हैं नदी का अपर्दन कार्य। नदी का अपर्दन कार्य 4 प्रकार से होता है। पहला है जल गति क्रिया। जल गति क्रिया में अपक्षय से विघटित पदार्थों को, अर्थात जो चट्टानें अपक्षय के कारण कमजोर हो गई हैं, नदी का जल धक्का देकर उन्हें ढीला और कमजोर बना देता है। इससे ये पदार्थ चट्टानों से पृथक होकर नदी जल के साथ प्रवाहित होने लगते हैं। इस क्रिया को जलगति क्रिया कहते हैं। दूसरा है अपघर्षण। नदी जल के साथ कंकड़ पत्थर बहते रहते हैं। ये घाटी की तली को और पार्श्वों अर्थात नदी के दोनों किनारों को घिसते और तोड़ते फोड़ते रहते हैं। इसे कहते हैं अपघर्षण। तीसरा है सन्निघर्षण। नदी के जल के साथ बहते हुए कंकड़ पत्थर आपस में रगड़कर टूटते फूटते रहते हैं। ये कहलाता है सन्निघर्षण। अब चौथा है घोलीकरण या संक्षारण। तो घोलीकरण या संक्षारण में क्या होता है? नदी का बहता हुआ जल अपने पास की चट्टानों से घोलनशील पदार्थों को घोलकर बहा ले जाता है। इस क्रिया को घोलन क्रिया कहते हैं। जिस स्थान पर घोलीकरण का कार्य होता है, वहां अनेक स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। काष्ठ प्रदेशों में घोलन क्रिया द्वारा अनेक महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। आइए अब जानते हैं नदी का परिवहन कार्य। नदी का परिवहन कार्य नदी की तली के ढाल पर निर्भर करता है। समतल मैदानी क्षेत्रों में ढाल की कमी के कारण नदी का वेग बहुत ही मंद हो जाता है। उसके जल में भारी पदार्थों को बहाकर ले जाने की क्षमता नहीं रह जाती, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल की अधिकता के कारण नदी का जल भारी भारी शिलाखंडों को बहाकर ले जाता है। गिलबर्ट महोदय ने नदी वेग तथा परिवहन शक्ति में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया है, नदी की परिवहन शक्ति के समानुपाती नदी का वेग की घात 6, अर्थात यदि नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति 64 गुना हो जाएगी। जल में
वहन करने की शक्ति नदी मार्ग के ढाल तथा उसकी जल की मात्रा पर निर्भर करती है। बहता हुआ जल शिलाखंडों तथा मिट्टी व बालू के कणों को लुढ़काकर, बहाकर, तैराकर तथा घोल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। अपने मुहाने तक पहुंचते पहुंचते नदी की गति इतनी मंद हो जाती है कि उसकी महीन सिल्ट भी उससे अलग हो जाती है। यह नदी का परिवहन कार्य कहलाता है। अब हम जानते हैं नदी का निक्षेपण कार्य। नदी द्वारा अपरदित एवं प्रवाहित पदार्थों के किसी स्थान पर एकत्रित करने को निक्षेपण कहते हैं। नदी अपने द्वारा अपरदन किए हुए पदार्थों को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देती है, उसका जमाव कर देती है, तो उसे हम निक्षेपण कार्य कहते हैं। नदियों द्वारा अपरदित पदार्थ महासागरों में निक्षेपित होते रहते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण अपरदित पदार्थ महासागरों में ही निक्षेपित हो जाए। बहुत से पदार्थ मार्ग में ही निक्षेपित हो जाते हैं। पदार्थों का मार्ग में ही रह जाना नदी के वेग एवं ढाल, जल का आयतन तथा जलोढ़क की मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि तेज बहाव में नदी भारी से भारी पदार्थों को भी अपने साथ बहा ले जाती है, परंतु मंद बहाव में भारी पदार्थ मार्ग में ही रह जाते हैं। समतल मैदानों में प्रवाहित होने वाली नदी वेग में कमी के कारण भारी पदार्थों को अपने साथ बहाकर ले जाने में असमर्थ रहती है। इसलिए नदी उन पदार्थों को अपनी तली एवं पार्श्वों पर निक्षेपित करने लगती है। बाढ़ के मैदानों तथा डेल्टाओं का निर्माण इसी निक्षेपण क्रिया का परिणाम है। तो आज हमने जाना नदी का अपरदन, परिवहन और निक्षेपण कार्य। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नदी अपरदन द्वारा बने स्थल रूपों को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।